नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। हरियाणा के हिसार जिले के कागसर गांव में स्थित खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला पिछले लगभग 1 महीने से सुर्खियों में है। मामला आपको पता है, लगभग 300 के करीब छात्राएं आंदोलन कर रही हैं। उनके बहुत गंभीर आरोप जो कॉलेज के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ लगाए गए हैं, प्रबंधन के खिलाफ लगाए गए हैं। बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाए गए हैं और लड़कियों ने डीजीपी, प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री, मानवाधिकार आयोग, एसडीएम और जितने भी अथॉरिटीज हैं उनको सैकड़ों ईमेल किए हैं, शिकायतें की हैं, जो उन्होंने हमारे साथ भी शेयर किए, हमारे पास भेजी हैं। जब उनका कहीं समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया, दिन रात का धरना शुरू किया और 3 दिन के धरने के बाद जब दिन रात वो धरने पर बैठी, मामला लगभग सुलझने को था, लेकिन अचानक एक नया मोड़ आता है। उस पूरे मामले में लड़कियां आरोप लगाती हैं कि पुलिस उनके साथ मारपीट करती हैं और कुछ लड़कियां इस दौरान कागसर गांव पहुंचती हैं, कुछ रासल गांव पहुंचती हैं। दोनों गांव के ग्रामीण इकट्ठा होकर लड़कियों के समर्थन में आते हैं और पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे देते हैं कि चेयरमैन को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो बड़े स्तर पर शुक्रवार को नारनौल एसडीएम का घेराव होगा। और इस दौरान जो लड़कियों की एक बड़ी डिमांड थी वो भी पुलिस को पूरी करनी पड़ी, जो पिछले लगभग 1 महीने से डिले किया हुआ था, यानी कि एफआईआर में देरी की हुई थी। चेयरमैन पर एफआईआर दर्ज की गई और उसमें 2 लोग भी अन्य शामिल किए गए। इस पूरे मामले पर हमने अलग अलग पहलू आपको दिखाए, लेकिन कानूनी पहलू यानी कि लीगल जो एस्पेक्ट है उस पर बातचीत आज हम करेंगे कि जो एफआईआर दर्ज की है छात्राओं के आरोप पर, क्या वो सही है, क्या उसमें सेक्शन जो लगाए गए हैं वो पर्याप्त हैं, क्या उसमें ऐड हो सकते थे, या पुलिस की जो मंशा है इस पूरे मामले पर वो शुरू से जो संदिग्ध रही है वो आपने देखा अलग अलग तरीकों से कैसे पुलिस की भूमिका रही है। लेकिन आज हम सिर्फ कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आरपी शर्मा जी, सीनियर एडवोकेट हैं जींद कोर्ट के अंदर, तो उनसे बात करते हैं। वकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हरियाणा फर्स्ट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, एक बहुत सीरियस मामला ये आया हुआ है। तमाम पहलू हमने दर्शकों तक बताया कि कैसे छात्राएं आंदोलन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर, अलग अलग मुद्दे हैं उनके, लेकिन उनमें से एक बहुत जो सीरियस मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे। जो एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने, वो जो सेक्शन लगाए गए हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो सेक्शन क्या कहते हैं? वो क्योंकि आम पब्लिक को, आम लोगों को, या ज्यादातर जो आंदोलन लोग कर रहे हैं उनको लीगल पहलुओं पर नहीं पता है कि इस एफआईआर के क्या मायने हैं। जी सर, इसको प्राइमा फेसाई जो एफआईआर को पढ़ा गया है उसके अनुसार ये लगता है कि पुलिस ने बिल्कुल नॉमिनल से सेक्शन लगाए हैं, क्योंकि जो सेक्शन 75 का 2 है, बीएनएस 79 है और 3 का 5 है, वो सभी सेक्शन 7 साल से कम सजा वाले हैं। 3 साल की सजा है, जिसमें आजकल जो एक अरनेश कुमार की अथॉरिटी आई थी, कोई कानून आया था, उसके अनुसार पुलिस बेल बाहर की बाहर मिल जाती है। तो ये सिर्फ खाना पूर्ति है, क्योंकि प्राइमा फेसाई एफआईआर को पढ़ने से इसमें अटेम्प्ट टू रेप का भी मैटर आता है। 1-2 बच्ची के साथ ऐसा अटेम्प्ट हुआ है, अगर वो फोर्सफुली अपोज नहीं करती तो उनके साथ कोई बड़ी घटना घट सकती थी। तो इसमें सेक्शन 62 और 64 बीएनएस के बनते हैं और एक जो उनको धमकियां दी गई थी उसके लिए 351 बीएनएस बनता है। तो जो ये सेक्शन लगाए गए हैं उनसे कोई भी जो लीगल एक्सपर्ट है वो संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि इस केस में बिल्कुल सिंपल से सेक्शन लगाए गए हैं। वैसे तो जो 75 का 2 है ये ट्राइबल बाई सेशन है, लेकिन इसमें 3 साल की सजा है। तो वो जो एक अथॉरिटी है उसके तहत इसको जो दोषी है, बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल तो नहीं है, नॉन बेलेबल है, लेकिन जो अथॉरिटी के अनुसार इसको बाहर की बाहर पुलिस बेल मिल जाती है। तो पुलिस बेल मिलने का मतलब बेलेबल ही है। कान इधर से पकड़ो, टेक्निकली बेलेबल है आप। और दूसरा इसमें लगाया 79 79, वो क्या कहता है? वो भी सिंपल सेक्शन है। वो तो जो नॉर्मल सा अटेम्प्ट होता है ना, बस किसी का पीछा करना या किसी को कोई शब्द बोलना या किसी को कोई इशारे करना, जो किसी भी वोमेन की गरिमा को, सील को नुकसान पहुंचाए, उसके लिए होता है। लेकिन जो ये केस है इसमें तो एक एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है, इसके जो ऑफिशियल हैं, डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा बच्चों के साथ ये अटेम्प्ट किए गए हैं, तो बहुत ही निंदनीय है और अपने समाज में ये सहन करने योग्य नहीं। तो इसमें तो पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन करना चाहिए था। उस पे बात भी आएंगे सर। और सेक्शन 3 का 5 लगाया, वो क्या कहता है? वो सर, अगर 4 या 5 या 10 20 जितने भी व्यक्ति हैं, अगर उनका एक समूह एक इंटेंशन के साथ कोई कार्य करता है जिसमें अटेम्प्ट सिर्फ एक व्यक्ति करता है, तो ये माना जाएगा वो अटेम्प्ट सभी ने, यानी सभी का कॉमन इंटेंशन था।
जो अगर पहले 10 आदमियों द्वारा कोई कार्य एक इंटेंशन के साथ किया जाता, लेकिन फिजिकली अटेम्प्ट या कोई कार्य सिर्फ एक व्यक्ति करता है, तो जो समूह है पूरा पूरा वो जिम्मेवार होता है उस ऑफेंस के लिए, उस सजा के लिए। कॉमन इंटेंशन यानी कि सामान्य आशय, सभी का एक सामान्य आशय था, और उस ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं वो उसके लिए दोषी होते हैं अगर कोई एक व्यक्ति द्वारा भी कोई कार्य किया जाता है। बिल्कुल, ये हम आपको स्पष्ट करते हैं कि जो नारनौंद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है 28 तारीख को, वो उसमें सेक्शन लगाए गए हैं 75 का 2, 79 यानी 79 और 3 का 5 भारतीय न्याय संहिता, जो पहले आईपीसी होती थी अब बीएनएस बन गई है 2023। तो उसी के तहत वकील साहब ने ये बताया। तो पूरे इस मामले में सर ये जो तीनों सेक्शन हैं वैसे तो बेलेबल नहीं है, लेकिन एक तरह से ये टेक्निकली बेलेबल है, यानी इनमें बेल हो जाती है, बाहर की बाहर इनकी जमानत हो जाती है। लेकिन सर उसी बात पे जो हमने बात शुरू की थी, जो इस पूरे मामले में उन्होंने एलिगेशन लगाए लड़कियों ने, वो कितने गंभीर एलिगेशन आपको लगते हैं? बड़ी एक लंबी चौड़ी शिकायत लड़कियों ने दी है। सर इसमें जो एफआईआर पढ़ने से जो प्राइमा फेसाई सामने आता है, जो एलिगेशन है बहुत ही गंभीर है। अब इसमें जो 75 का 2 है वो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए होता है, तो वो नॉन बेलेबल है, लेकिन वो बेल हो जाती है इनडायरेक्ट इसमें। लेकिन जो एफआईआर पढ़ने से ये साबित होता कि इसमें अटेम्प्ट टू रेप का सेक्शन लगना चाहिए था। वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती, लेकिन इसमें तो पुलिस का भी एक कुछ जो था एक्शन है या एक्ट है वो संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि 199 में ये प्रोविजन है कि जब भी कोई महिला या कोई लड़की इस तरह के एलिगेशन लगाती तो पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी होती है। लेकिन इसमें तो 1-1.5 महीने से बच्चियां बैठी, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सर उन्होंने इतनी ईमेल्स की हैं हरियाणा पुलिस को, उन्होंने रिटन में दी है एप्लीकेशन अपनी एसडीएम को, उन्होंने महिला आयोग को दी है, और महिला आयोग की उन्होंने बात की, और खुद मैंने बात की महिला आयोग से, वो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाया चेयरमैन को, और स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लिख चुकी है काफी दिन पहले। तो बावजूद उसके ये क्या ऑफेंस बनता है पुलिस के खिलाफ कि इतने दिन हो गए सेक्सुअल हरेसमेंट के जो एलिगेशन अब उन्होंने करने पड़े, एफआईआर दर्ज की है, तो उन्होंने क्या, पुलिस ने क्या गलती की है इस पूरे मामले में? देखो सर, सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जब भी कोई कंप्लेंट पुलिस के पास आती तो तुरंत एफआईआर दर्ज करने का प्रोविजन है, और अगर कोई पुलिस ऑफिशियल या एसएचओ तुरंत एफआईआर नहीं करता तो उसके लिए भी प्रोविजन है, उसको भी पुनिशमेंट हो सकती है 6 महीने की, जो 199 बीएनएस ने प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें तो पुलिस के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए था कि उन्होंने जानबूझ के इतना डिले क्यों किया है, और जब एफआईआर भी दर्ज करी तो प्रॉपर, मेरे अनुसार, हो सकता है लीगल नॉलेज थोड़ी कम हो, तो मेरे अनुसार ये सेक्शन सफिशिएंट नहीं है सर। इसमें 1-2 सेक्शन और स्पेशल अगर पुलिस सर्च करती तो मिल जाते, कि जब कोई इंस्टीट्यूशन का कोई अधिकारी, जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जो डिपार्टमेंट से इन्होंने परमिशन लेके जो नर्सिंग कॉलेज चलाया हुआ है, इनके खिलाफ भी तो कुछ एक्शन होना चाहिए। जिस इंस्टीट्यूट में उसका डायरेक्टर या जो भी अधिकारी है जब ऐसा एक्ट कर रहे हैं तो उसको परमिशन के बारे में भी सोचना चाहिए सरकार को। तो सर ये भी एक प्रोविजन है ना लॉ के अंदर कि जिस इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ रहा है या जहां वो वर्क कर रहा है, कोई काम कर रहा है एम्प्लॉय, उसके साथ इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, तो उसमें भी स्ट्रिक्ट प्रोविजन है ना, अलग प्रोविजन है। हाँ, उसमें जैसे अटेम्प्ट टू रेप या रेप में स्पेशल प्रोविजन है कि अगर किसी व्यक्ति की कस्टडी में, जैसे हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर है उसकी कस्टडी में, या पुलिस अधिकारी है उसकी कस्टडी में, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके उसके कस्टडी में जो बच्चे हैं, पेशेंट है या जो भी है, अगर वो कुछ करता है, गलत करता है, तो उसके लिए स्पेशल सेक्शन है, वो पुलिस लगा सकती थी। क्योंकि अटेम्प्ट टू रेप तो है इसमें, एक बच्ची की जो स्टोरी है उसके अनुसार ये आता है कि डायरेक्टर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, वो तो बच्ची ने अपोज किया या उसने बिल्कुल फोर्सफुली अपोज किया तो वो उसने अपनी इज्जत को बचा लिया। तो हाँ, बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो ये है कि लॉ ने ऐसे प्रावधान बनाए हैं कि जो रक्षक है अगर वो भक्षक बन जाए तो उसके खिलाफ किस तरह के एक्शन होंगे, इसके भी स्पेशल प्रोविजन है। इस तरह के सेक्शन इसमें नहीं लगाए गए क्योंकि रक्षा की जिम्मेदारी जो प्रबंधन है कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का, उसकी जिम्मेदारी होती है, और जिसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित ना करे और उनके साथ इस तरह का व्यवहार करे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रोविजन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रोविजन है, और इसमें पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, और ये सेक्शन जो 64 रेड विद 62 जरूर लगाना चाहिए था।
और इन्वेस्टिगेशन में सामने आता ना सच्चाई क्या है। अब इन्वेस्टिगेशन से पहले ही आपने नॉर्मल सेक्शन लगा दिए तो इन्वेस्टिगेशन में क्या निकाल लेंगे, क्योंकि एक्यूज्ड को अगर बाहर की बाहर बेल मिल जाती है ना तो आईओ इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं पाता, इन्फ्लुएंस करते हैं ना वो कस्टडी में ले सकता है। एक्यूड को कस्टडी में लेगा तो फैक्ट सामने आएंगे। अब बच्चों के साथ एक अलग, जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ एक अलग स्थिति होती है, वो सभी फैक्ट एफआईआर में लिख भी नहीं सकते क्योंकि लड़कियां हैं, बच्चियां हैं अपनी, जो उनके साथ एक्चुअल में क्राइम हुआ है, हो सकता है एफआईआर में उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया अपनी इज्जत बचाने के लिए, वो तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आता ना इसने क्या क्या किया है। इन्वेस्टिगेशन में तब सामने आएगा जब इसको पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा एक्यूड को। अब भी जो 75 है, 75 का 2 है जो सेक्शन है, वो नॉन अवेलेबल है। अब पुलिस उसको अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और देख सकती है। सेक्शन पुलिस के साथ एक और पावर है कि पुलिस सेक्शन बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। अब पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे, इसमें उसको बेल का जो रिलीफ मिलने से पहले अरेस्ट करे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे और जो प्रॉपर सेक्शन बनते हैं उनको ऐड करे। बिल्कुल, हमने एफआईआर देखी, हमारे पास एफआईआर मौजूद है और एलिगेशन जो है बहुत सीरियस हैं। उस प्रकार से जो मंशा लगती है, और हमने देखा भी जो पुलिस का रवैया रहा जब लड़कियों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, उन्होंने वहां पर टेंट लगाना चाहा तो पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने टेंट नहीं लगने दिया। और उसके बावजूद लड़कियों को जब देखा कि उनको डिटेन करने के लिए या किस मंशा से आई, वो उनका मन ही जानता है, लेकिन वो रास्थल गांव में घुसी, वो कागसर गांव में घुसी। लेकिन ये ग्रामीणों की, हम ये कहेंगे, गांव ने बहुत बड़ा स्टेप लिया कि बच्चियों को हाथ नहीं लगाने दिया। बच्चियां खेतों से होते हुए, पता नहीं कहां से होते हुए गांव के अंदर पहुंची, ग्रामीणों से मदद मांगी। लेकिन पूरे मामले में पुलिस का रोल बहुत संदिग्ध रहा। और वकील साहब, उसमें लड़कियां ये भी कहती रही, हमें पहले प्रबंधन पर भरोसा नहीं था सुरक्षा का, अब हमारा पुलिस के ऊपर से भरोसा उठ गया है। और इस तरह की कार्रवाई से तो डेफिनेटली लगता है, जिस प्रकार आपने बताया कि भाई इसमें अटेम्प्ट टू रेप के सेक्शन लगने चाहिए थे। इसमें जो एक स्पेशल प्रोविजन होता है कि जो संस्था का रक्षक जो होता है वो इस तरह का एक्शन करे, तो वो सेक्शन इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। यानी काफी इसमें खामियां एफआईआर के अंदर हैं इस मामले में। बिल्कुल सर। और मैं माफी चाहूंगा, इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक बात और इन्होंने बहुत गौर करने वाली बात कही कि सारे फैक्ट यानी सारी सच्चाई कई बार एफआईआर में नहीं लिखी जाती है। वो बच्चियां हैं, कई बार अपनी इज्जत के डर से, कभी मान सम्मान के डर से, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, वो नहीं लिखती हैं। तो वो आगे उसमें जांच का पार्ट है कि वो क्या एलिगेशन आगे लगाती हैं। लेकिन अगर सही तरीके से इसमें कम से कम जो सेक्शन ऐड होने चाहिए थे वो पुलिस ने नहीं किए इसमें। बिल्कुल सर, इसमें प्राइमा फेसाई सबसे पहले एक्यूड को अरेस्ट करना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि एक्चुअली में सच्चाई क्या है। और जो नर्सिंग कॉलेज को जो परमिशन देती है अथॉरिटी, मेडिकल अथॉरिटी, उनको भी थोड़ा प्रॉपर एक बार देखना चाहिए कि क्या ये मेडिकल कॉलेज चलने लायक है। जब इसमें डायरेक्टर और जो बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर ही ऐसे ऐसे एलिगेशन है तो इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए। जी जी बिल्कुल। देखो सर, उसमें पता क्या बात है, बहुत सारे सीरियस एलिगेशन ये भी हैं। ये तो हो गए यौन उत्पीड़न के सेक्शन और ये चीजें हो गई। बच्चियों ने एलिगेशन लगाए कि सिर्फ 300 बच्चियों पे 2 टीचर हैं, उनमें से एक पढ़ाती नहीं है, एक ही सारी क्लासेस लेती है। 3 साल से उनको इंजेक्शन तक लगाना नहीं सिखाया है, 3 साल से उनको सीपीआर तक देने नहीं सिखाई गई, तो वो क्या आगे इलाज करेंगे। और खाने की इश्यूज है, उनका पर्सनल सिक्योरिटी का इश्यूज है, रूम में जो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी है, वो मतलब बहुत सारे ऐसे एलिगेशन हैं एजुकेशन को लेकर, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर लेकर, यानी प्रशासनिक पार्ट पर। ये एक पार्ट है बस शिकायत का, उनका बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जो लड़कियों ने लगाए हैं। लेकिन सिर्फ 3 सेक्शन पुलिस ने इस मामले में लगाए हैं। हमारा इस पूरे मामले में पर्पज सिर्फ इतना है कि हम कानूनी पहलुओं पर बात करें, और हम कानूनी पहलुओं पर ही बात कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में पुलिस की जो मंशा है वो आप लोग डिसाइड करेंगे कैसी है। हमने ये बताई तो पुलिस इस तरह के मामलों में जब एफआईआर डिले होती है, महिलाओं के पास क्या राइट होते हैं, या कानून ने हमारी महिलाओं को क्या ऐसा प्रोविजन दिया वकील साहब कि जो इस तरह के यौन उत्पीड़न के आरोप लगाती हैं, तो पहला जो पुलिस का काम होता है वो क्या होता है? जब भी कोई महिला या कोई बच्ची एफआईआर लेके आती है थाने में एसएचओ के पास, तो सबसे पहले उसकी ड्यूटी होती है एफआईआर दर्ज करना। बल्कि जो फैक्ट है एफआईआर के, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी बाद में करनी होती है। तुरंत एफआईआर दर्ज करें, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें। अगर वो नहीं करता तो बच्चों को फिर, या जो महिला को एसपी के पास जाना चाहिए और उसको रजिस्टर्ड कंप्लेंट भी करनी चाहिए। और अगर उसके बाद भी एसपी भी कोई कार्रवाई नहीं करता तो वो कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकती है, सीधी कंप्लेंट फाइल कर सकती है।
अब इस केस में पुलिस ने अब इतने दिन एफआईआर क्यों नहीं की, ये भी एक जांच का विषय है। क्या ऊपर से कोई राजनीतिक दबाव था या कोई प्रशासनिक दबाव था, जो भी था वो देखने पे आ जाएगा। और कम से कम जो पीजीआई है, एनआईसी है, उनको भी एक बार इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, केस को प्रॉपर मेडिकल कॉलेज का या जो नर्सिंग कॉलेज का एक बार दौरा करना चाहिए और देखना चाहिए क्या फैक्ट है। हाँ, क्योंकि इसमें कितने उसमें टीचिंग स्टाफ हैं कि नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत सारे वीडियोस ये भी आए हैं कि बहुत इसमें टीचर्स नहीं हैं, उन्होंने भी अपनी वीडियो जारी की है कि इस कॉलेज के अंदर ये खेल होता है। और अब छात्राएं भी खुलकर आ गई हैं और कई छात्राओं को चोट भी आई है, प्रोटेस्ट कर रही थी, पुलिस ने उन्होंने एलिगेशन लगाया कि 8-10 छात्राओं को चोट लगी है। तो अब पूरे मामले में इलाके की सारी खाप पंचायतें, सारे किसान संगठन, सारे छात्र संगठन, 2-3 गांव और जो इलाके की मेन खाप है वो भी आ गई है। वो बच्चियों की हालत देख के आई और बहुत आहत है सारे। इस पूरे मामले में शायद ये पुलिस भूल गई है कि ये प्राइवेट कॉलेज की बेटियां नहीं है, ये हरियाणा की बेटियां। और हमारी तो संस्कृति रही है कि इस तरीके की जो बेटी सबकी सांझली होती है, शायद यही एक चीज रही। अगर रवैया उनका ठीक होता तो ये इस तरह की नौबत नहीं आती। इसलिए शायद उन्होंने जो ये एफआईआर दर्ज की है, बच्चियां संतुष्ट नहीं है और उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया कि जब तक उसकी अरेस्ट नहीं होती है वो वहां से नहीं उठेंगे। लेकिन आपने ये बताया कि इसमें तो सफिशिएंट ये चीजें हैं ही नहीं और ये एक तरह से टेक्निकल मामला है, बेल हो जाएगी तो जांच को प्रभावित करेंगे पूरे मामले में। बिल्कुल सर, देखो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची कल्पना चावला के इक्वल एजुकेटेड और देश का, हरियाणा का नाम रोशन करें, तो उनको प्रॉपर सिक्योरिटी देना, प्रॉपर उनको एजुकेशन देना भी अपनी ड्यूटी है। अब जो ये सेक्शन लगाए गए इसमें टेक्निकली बेल हो जाएगी, बार की बार बेल हो जाएगी और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर भी नहीं पाएगी अगर करना चाहे तो भी। तो इसमें मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक बार दोबारा से देखना चाहिए, जो सेक्शन बनते हैं वो सेक्शन लगाने चाहिए और एक्यूड को, जो भी इसमें दोषी है, हम कह नहीं सकते कौन है एक्चुअल दोषी, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से सामने आ जाएगा। उस दोषी के खिलाफ प्रॉपर कस्टडी में लेके इन्वेस्टिगेशन करके पूरे केस को शुरू से लेकर लास्ट तक इन्वेस्टिगेट करके दूध का दूध और पानी का पानी सामने लाना चाहिए। बिल्कुल, वकील साहब ने बहुत डिटेल से बातें हमें बताई कि इस पूरे मामले की एफआईआर की सच्चाई क्या है, कानूनी पहलू क्या है। और हमारा मकसद भी किसी को डिफेम करना नहीं है, लेकिन सच्चाई आप तक अगर पहुंचे ये हमारा फर्ज है, हमारा नैतिक दायित्व भी है। और आप तक सारी पूरे मामले की आप तह जाने, सच्चाई जाने, आप लोगों का भी करते हुए बनता है, आप लोगों का फर्ज है। इसलिए हमने इस पूरे मामले पर एफआईआर पर लीगल ओपिनियन ली है, कानूनी पहलू जाना है कि ये जो एफआईआर है बहुत हल्की एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें आरोपी वो हैं या नहीं है ये जांच का विषय है, ये बाद में भी साफ हो जाएगा। इसलिए पुलिस को इस पूरे मामले में जो ढिलाई की गई है, क्यों की गई है, ये बहुत सवाल मन में आते हैं। ये क्या उनकी मंशा है, खैर ये वो ही जाने। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो एफआईआर बहुत ही हल्की पुलिस ने दर्ज की है और पुलिस की मंशा इस पूरे मामले में शुरू से ही बहुत ज्यादा संदिग्ध रही है। इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते हैं, बेटियों के लिए क्या सोचते हैं, 1 महीने से आंदोलन कर रही है उसके बारे में क्या सोचते हैं। और सरकार तक भी ये वीडियो आप जरूर पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सरकार बात करती है उन तक ये पहुंचे, हरियाणा के डीजीपी तक ये पहुंचे, और ताकि इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसमें जो दोषी हैं वो बचे नहीं और जो निर्दोष हैं उन पर कोई आंच ना आए और बेटियों को न्याय मिले। इसलिए इस पूरे मामले पर आप कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और पूरे मामले पर अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार।